नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कॉब डगलस उत्पादन फलन की विवेचना करना, साथ ही साथ कॉब डगलस उत्पादन फलन की उन विशेषताओं का अध्ययन करना जो प्रमुख पाई जाती हैं। तो आइए कॉब डगलस उत्पादन फलन के विषय में देखते हैं। प्रोफेसर कॉब डगलस ने अपने उत्पादन फलन में केवल दो उत्पादन के साधनों को लेकर के चलते हैं, जिसमें प्रथम इनका उत्पादन का साधन है लेबर तथा दूसरा इनका उत्पादन का साधन है कैपिटल। अर्थात इन्होंने अपने उत्पादन फलन में द्विचरी यानी दो उत्पादन के साधनों के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में कोई औद्योगिक निर्माण हो रहा है और औद्योगिक निर्माण में प्रमुख भूमिका श्रम निभाता है और श्रम को जो रिवॉर्ड है वास्तव में उसके सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहला उत्पादन का साधन मांगना है श्रम और उसकी प्रोडक्टिविटी को मांगना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के नाम से डिनोट करते हैं तथा लेबर के कोएफिशिएंट को प्रोफेसर सी डगलस ने यानी सीडी फंक्शन में अल्फा माना गया है। दूसरा इन्होंने उत्पादन का जो संसाधन माना वो उत्पादन का संसाधन इन्होंने कैपिटल माना और इस कैपिटल में इन्होंने बताया कि ये उत्पादन संसाधन इसकी सीमांत उत्पादकता जो रिवार्ड के रूप में मिलती है वो एमपीसी के नाम से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल है और इसका कोएफिशिएंट इन्होंने बीटा माना है। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्योंकि इनका वह स्थिर उत्पादन फलन की मान्यता पर आधारित था, एक अनुभवजन्य प्रमाणिक था, अर्थात इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसे अप्लाइड किया और इन्होंने पाया कि श्रम का जो गुणांक है और जो क्योंकि पूंजी का गुणांक है उन दोनों का मान इकाई के बराबर है, उन दोनों का मान इकाई के बराबर है, अर्थात स्थिर उत्पादन पैमाने का प्रतिफल कार्य करता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य करता है। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान यानी दोनों कोएफिशिएंट का मान इकाई से ज्यादा हो जाए तो ये वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल शो करने लगेगा और अगर दोनों कोएफिशिएंट का मान अल्फा प्लस बीटा यानी लेबर का कोएफिशिएंट और कैपिटल का कोएफिशिएंट का मान इकाई से कम हो जाए तो ये हमारे पास ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल माना जाएगा। तो इन्होंने जब अनुमान ने किया तो इनका रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में उन्होंने कहा कि दोनों कोएफिशिएंट का मान इकाई के बराबर है, अर्थात स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा है। तो ये उनके रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा यानी सीडी प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत यदि सी अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई के बराबर है तो कौन सा उत्पादन का नियम काम करेगा। तो आपको बताना होगा, आंसर टिक करना होगा स्थिर पैमाने का प्रतिफल। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई से अधिक है तो कौन सा नियम होगा, तो आपको बताना होगा वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई से कम है तो आपको शो करना पड़ेगा कि ये ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल है। ये इसका सबसे मेन फैक्टर्स है। प्रोफेसर सीडी ने यानी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम सीडी प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि कोई उत्पादन जो उत्पादन होगा वो वास्तव में इन्होंने मान पाया कि जो हमारा उत्पादन होता है वो उत्पादन श्रम का गुणांक अल्फा तथा पूंजी का गुणांक बीटा और ए तकनीकी गुणांक पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है Q प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L जो रिप्रेजेंट कर रहा है L लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा, C जो रिप्रेजेंट कर रहा C कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा, A अल्फा बीटा ये धनात्मक प्राचाल हैं अर्थात पॉजिटिव इनका मान है, यानी अल्फा का मान सदैव 0 से अधिक रहेगा, बीटा का मान सदैव 0 से अधिक रहेगा तथा ए जो यहाँ पर है इनके कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ए रेसिड्यूल है
जिसे हम टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्निकल चेंज कह सकते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस और टेक्निकल चेंजेस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में इन सारे प्राचाल के विषय में पूछा गया था कि क्यू जो सीडी प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें की क्यू का क्या मान है, तो क्यू आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्शन। ए आपका टेक्निकल प्रोग्रेस है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट डिफाइन द ए क्या डिफाइन करता था, बताना। टेक्निकल प्रोग्रेस यानी रेसिड्यूल के नाम से जाना जाता है, और एल का कोएफिशिएंट यानी सम का जो गुणांक है वो अल्फा के नाम से जाना जाएगा, तथा पूंजी का जो गुणांक है वो बीटा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा वास्तव में कोएफिशिएंट गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं, और सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों का मान अल्फा प्लस बीटा का मान 1 प्राप्त हुआ था, अर्थात कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्थिर पैमाने का द्विचरी फलन है। द्विचरी मतलब दो इसमें वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, तो ये स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। और इन्होंने अनुभवजन्य प्रमाण में ये प्राप्त किया कि अल्फा तथा बीटा जो इन्होंने जहां पर एक्सपीरियंस अपना किया था, तो वहां पर इनको प्रोडक्शन फंक्शन में Q इक्वल टू ए एल की पावर 3/4 प्राप्त हुई थी, तथा C की पावर 1/4 प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार इनका प्रोडक्शन फंक्शन जो 3 कोएफिशिएंट यानी अल्फा का मान 3/4 था तथा C का मान 1/4 था, दोनों को ऐड करने पर यानी 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ये जो सीडी प्रोडक्शन फंक्शन है ये वास्तव में स्थिर पैमाने के प्रतिफल के कॉन्सेप्ट को लेकर के वर्क करता है। इस प्रकार सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में स्थिर पैमाने का प्रतिफल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब उत्पादन के हम साधनों को बढ़ाते हैं, जब उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो यदि श्रम तथा पूंजी को एक निश्चित अनुपात से बढ़ाते हैं, अगर श्रम को दुगुना किए हैं तो पूंजी को भी दुगुना कर देते हैं, जब दोनों को दुगुना करते हैं तो उत्पादन भी दुगुना हो जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये आपका इसके पहले उनका अनुभवजन्य प्रमाण बता रहा है कि 3/4 1/4 इनका कोएफिशिएंट मिला, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर थी, जिसमें क्या कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम किया था, और क्योंकि 1 वैल्यू पाई थी। अब हम इसके रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में ये हमारा उत्पाद रेखा है जो कि 45 डिग्री का यहाँ पर हमने माना है, जो कि ओरिजिन से निकल रहा है। यहाँ पर आधार अक्ष पर हमने लेबर को लिया है तथा लंब अक्ष पर हमने कैपिटल को लिया है। लंब अक्ष पर हमने कैपिटल को लिया है। जब हमारे पास उत्पादन फलन, जब हमने कितना श्रम की मात्रा 1 लेबर एंड 1 कैपिटल लगाया, 1 लेबर एंड 1 कैपिटल लगाया, तो हमें आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 प्राप्त हुआ, यानी हमें 100 का उत्पादन प्राप्त हुआ। जब हमने श्रम की मात्रा तथा पूंजी की मात्रा, श्रम की मात्रा हमने 2 टाइम्स बढ़ाई और पूंजी की मात्रा हमने 2 टाइम्स बढ़ाई, यानी यहाँ पर 1 के था, यहाँ पर 2 के कर दिया, जो सी हम मान सकते हैं, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चले जाते हैं और उत्पादन भी हमारा 200 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम श्रम की मात्रा 3 गुना करते हैं, श्रम की मात्रा 3 गुना करते हैं, तो और पूंजी की मात्रा भी 3 गुना करते हैं, 3 गुना पूंजी की मात्रा करते हैं, तो उत्पादन भी हमें 3 गुना प्राप्त होता है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि जिस अनुपात में श्रम तथा पूंजी को आप बढ़ाओगे उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आप इनको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो उत्पादन भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा है और दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता के आधार पर हम इसको रिवॉर्ड देते हैं। अब इसकी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? विशेषताएं जो एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। सबसे पहले होता है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कार्य करता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का तात्पर्य होता है यदि उत्पादन के संसाधनों को दुगना कर दिया जाए, श्रम तथा पूंजी को आप दुगना कर दोगे तो उत्पादन भी दुगना बढ़ जाएगा। अर्थात श्रम तथा पूंजी को यदि n टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। n टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ पर। ये हमारे पास कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है।
Q इक्वल टू A L की पावर अल्फा C की पावर बीटा। जहां पर हमने श्रम को ये श्रम को दूना कर दिया और कैपिटल को दूना कर दिया, मतलब n टाइम्स बढ़ा दिया। n टाइम्स बढ़ा देने पर, n टाइम्स लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाने पर n टाइम्स, तो देखिए NL हो जाएगा, NC हो जाएगा, की पावर अल्फा की पावर बीटा हो जाएगी। तो n टाइम्स बढ़ा दिए, तो अब ये अल्फा L के ऊपर भी पावर है, N के ऊपर भी पावर है, बीटा ये बीटा है C के ऊपर भी पावर है, N के ऊपर भी पावर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम n अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेते सपोज दैट, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, A L की पावर अल्फा और C की पावर बीटा। यानी हमारे पास जो यहां पर पावर था, ये आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं, A N की पावर अल्फा L की पावर अल्फा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटू N की पावर बीटा और C की पावर बीटा, और हमने ये कॉमन ले लिया दोनों से, तो हमारे पास ये आपका पास A L की पावर अल्फा C की पावर बीटा बचा, जो ये है। और ये हमने क्या माना कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान इकाई के बराबर है, ये हम जानते हैं क्योंकि स्थिर पैमाने का प्रतिफल मिला था। इसलिए जब ये n बचेगा, n बराबर ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये हम जानते हैं, q के बराबर है, q बराबर A L की पावर अल्फा और C की पावर बीटा है, इसकी मान रख दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन भी n टाइम बढ़ गया। तो जब उत्पादन के संसाधनों को n टाइम बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी n टाइम बढ़ जाता है। यही कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है जो CD प्रोडक्शन फंक्शन में कार्य करता है। तो रिजल्ट क्या मिला, आपको एग्जाम में पूछा जाता है यदि उत्पादन के साधनों को 3 गुना बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन कितना बढ़ेगा, तो आप बोलना 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज द रिलेशनशिप एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन बिटवीन द फैक्टर्स। तो ये मेरे पास कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका एक काम करके मैं मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर निकालता हूं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएट में केवल लेबर के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो लेबर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करता हूं तो अल्फा पहले आ जाता है, अल्फा से एक माइनस हो जाता है, बाकी हमारे वेरिएबल C बीटा वही रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रॉपर वे में रख लेते हैं, L की पावर अल्फा, ये L की पावर अल्फा और L की पावर आपके पास -1, दो आपके पास वैल्यूज हो गई। अब हमने अल्फा इसमें से कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अंदर बचता, L की पावर -1 हो जाती है। L को हम नीचे लाते हैं तो अल्फा अपॉन L प्राप्त हो जाता है, इंटू Q प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में रखते हैं तो Q अपॉन L इंटू अल्फा हो जाता है। और याद रखना, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, तो ये आपका एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर दिखाता है, जहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी इंटू ये, तो ये बता रहा है कि लेबर का कोएफिशिएंट और अगर उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज इक्वल टू अल्फा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये एक फार्मूला आपको ज्ञात हो गया। यानी कोएफिशिएंट को उसके औसत के साथ यदि गुणा कर देंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था में हाँ, इसी प्रकार अगर हम ये बात करते हैं, सेकेंड हम स्लाइड आगे पीछे हो गई, इसी प्रकार मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर हम कैपिटल की निकालते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल इनटू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये रिलेशनशिप हमको लास्ट में प्राप्त होगा जो आप यहां से देख सकते हो। ये मैंने उसी सेम टू सेम जैसे लेबर का मैंने कैलकुलेट किया था, सेम टू सेम वैसे ही मैंने कैलकुलेट किया है, किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले इसका कर दिया, फिर उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल के बीच में मैंने रिलेशनशिप निकाला कि अगर कैपिटल का कोएफिशिएंट बीटा को उसके एवरेज प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल प्राप्त हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज है सीमांत प्रतिस्थापन की दर पूंजी तथा श्रम तथा पूंजी के मध्य। सीमांत प्रतिस्थापन की दर हमको काउंट करने के लिए फार्मूला होता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर श्रम तथा पूंजी के मध्य बराबर डेल Q अपॉन डेल L अपॉन डेल Q अपॉन डेल, यानी श्रम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, श्रम के सापेक्ष और आपका पूंजी के सापेक्ष,
दोनों के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक बार श्रम के सापेक्ष अपन पूंजी के सापेक्ष। जब श्रम के सापेक्ष अभी मैंने किया था तो मुझे मिला था अल्फा। देखिए वहीं पर ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी MRTS क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में क्या रिलेशन था? मैंने इसके पहले आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में। तो अल्फा इंटू क्यू अपॉन एल, बीटा अपॉन क्यू अपॉन सी, जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे प्राप्त हुआ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LC इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू सी अपॉन एल। ये फार्मूला होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एल एंड सी। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ द फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, लोच क्या होगी? जब हम श्रम तथा पूंजी को एक के स्थान पे दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं तो लोच क्या होगी? तो याद रखना, CD प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी होती है वो इकाई के बराबर होती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है कि डिफरेंशिएशन C अपॉन L इंटू अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा इंटू D ब्रैकेट में C अपॉन L होता है। तो इस प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत चार विशेषताएं, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत चार विशेषताओं को आपको बताए। इसके अंतर्गत और भी कई विशेषताएं होंगी, उन विशेषताओं को आप देख सकते हैं और उसके आधार पर आप आगे स्टडी बढ़ा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास, क्योंकि एवलर थ्योरम भी इसके अंतर्गत वर्क करती है, तो अगले वीडियोस में आप जरूर देखने को आपको मिलेगा कि अदर विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लेकिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस की, वो हमने आपको डिफाइन कर दिया। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यही हमें बताता है कि श्रम तथा पूंजी के कोएफिशिएंट का मान यदि इकाई के बराबर है तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल है, यदि श्रम तथा पूंजी के कोएफिशिएंट का मान इकाई से अधिक है तो वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल है, यदि अल्फा तथा बीटा यानी श्रम तथा पूंजी के कोएफिशिएंट का मान इकाई से कम है तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये अनुभवजन्य प्रमाण हुआ। थैंक यू वेरी मच।